हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई मार्क्स एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। एंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको पुराने कुछ 9th के कॉन्सेप्ट को रीकैप करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, how to prove the numbers as irrational numbers by using contradictory method, and then ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले पुराने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रीकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम जो क्लास 9th में पढ़े थे, जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उनको एक बार रीकैप कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers। ठीक है, जितने भी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। सो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1 है। एंड हम नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन यानी नेचुरल नंबर के सेट को एक कैपिटल लेटर n से डिनोट करते हैं। सो n इज 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, ये अप टू इंफिनिटी तक है। ओके, नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? सबको मालूम है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। सो जितने भी होल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर्स तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गया 0। ओके, सो ऑल नेचुरल नंबर्स with 0 is called whole numbers। ओके, एंड होल नंबर्स को एक कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जाता है, W, होल नंबर्स। ओके, एंड जितने भी नंबर्स होते हैं उनके सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक उसी तरीके से होल नंबर्स को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि होल नंबर, जो सबसे छोटा होल नंबर है वो 0 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो 0 एक होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आ गए। मीन्स all the natural numbers are called whole numbers, but whole numbers may or may not be natural number। ओके, क्यों है ऐसा? क्योंकि 0 एक होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए हैं। एंड फिर नेक्स्ट है अपना इंटीजर्स। थर्ड है इंटीजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीजर्स। सो आप क्लास 6 से ही नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ये सब इंटीजर्स हैं। दिस ऑल आर इंटीजर्स। सो स्टार्टिंग विथ 0, एंड 0 के राइट में है कुछ नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट में कुछ नंबर्स है। 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, अप टू इंफिनिटी, और वो भी इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो ये इंटीजर्स हमारे लिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड 0 के लेफ्ट में जो इंटीजर्स हैं वो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और 0 नहीं पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है। 0 कैसा है? 0 इंटीजर है। इसको बस हम लोग सिंपली 0 इंटीजर कहते हैं।
ओके। सो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जितने भी नंबर्स हैं जीरो के राइट में, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स हैं ये इसी नेचुरल नंबर का निगेटिव है, ओके, एंड ये जीरो है। तो अब बात आती है कि इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। सो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव विथ जीरो, ओके। सो जस्ट द नेचुरल नंबर्स and their negatives with zero are called integers, okay। सो इंटीजर्स, अब देखा जाए नेचुरल, होल और इंटीजर, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका सबसे बड़ा डोमेन है, इसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर से भी ज्यादा, होल नंबर से भी ज्यादा, क्योंकि नेचुरल तो बस यहाँ से यहाँ तक वाले नंबर है, होल यहाँ जीरो से लेके वहां तक है, बट इसके पास ये निगेटिव नेचुरल्स भी आ गए जो नेचुरल्स के निगेटिव हैं, तो इसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, तो इसका डोमेन सबसे बड़ा है, ओके। और ये बहुत ही काम का नंबर है क्योंकि इसके पास नेचुरल भी है, होल भी है ना, और इंटीजर तो ये खुद है ही। सो इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड देयर नेगेटिव विथ जीरो। सो आते हैं इसके टाइप्स पे। बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, and the third is neither positive nor negative, that is zero integer, ओके। एंड हम इंटीजर को भी एक कैपिटल लेटर से शो करते हैं, डेट इज कैपिटल जेड। हम इंटीजर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? जेड। जेड आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जेड स्टैंड्स फॉर जेहलम। जेहलम का मतलब होता है टू काउंट, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, ओके। सो ये पॉजिटिव इंटीजर से इसको हम लोग जेड एंड इसके सुपर स्क्रिप्ट पे प्लस साइन लगाते हैं, जेड, ओके। एंड निगेटिव इंटीजर के सुपर स्क्रिप्ट पे माइनस लगाते हैं, एंड जीरो इंटीजर इज सिंपली जीरो इंटीजर। सो जेड प्लस को हम कह सकते हैं जेड प्लस इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जेड माइनस इज द कलेक्शन ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो जेड प्लस में कैसे कैसे नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड निगेटिव इंटीजर्स में कैसे कैसे नंबर आएंगे? -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, डन। आई होप आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तीनों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल नंबर्स, ओके। फोर्थ, रैशनल नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्लास 9th की आपकी जर्नी शुरू हुई है, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ओके। सो आई होप आपको डेफिनेशन याद होगा, बट मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। नंबर that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called rational numbers, ओके। सो एक नंबर को रैशनल होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। कंडीशन नंबर 1 कि वो नंबर P बाई Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन P और Q इंटीजर होने चाहिए, ओके। अभी अभी हमने इंटीजर पढ़ लिया है। एंड थर्ड, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है थर्ड वाला, कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2/3, ये एक
रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा p एंड q, p2 है q3 है, दोनों इंटीजर्स हैं, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। एंड तीसरा कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 3 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वो रैशनल नंबर है। अब क्या ये निगेटिव भी हो सकता है? यस, ये निगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। सो यहाँ से एक और भी बात आया कि रेशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड सेकेंड निगेटिव रैशनल नंबर। ओके, दो टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे ये 2/3 पॉजिटिव है, -2/3 निगेटिव रेशनल नंबर है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं और हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो रैशनल नंबर होते हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, क्या ये भी रैशनल नंबर हैं? आंसर इज यस। ओके, तो ये सब भी रैशनल नंबर है। जैसे देखते हैं 1 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, तो क्या एक रैशनल नंबर भी है? यस। तो वो तीनों कंडीशन पास कर रहा है, पहले चेक करते हैं। कैन आई राइट 1 as 1/1? आंसर इज यस। क्यों नहीं लिख सकते? 1/1 क्या होता है? 1 होता है। सो ये भी एक इंटीजर है, ये p है और ये q है, दोनों इंटीजर हैं एंड p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, q 0 नहीं है, तीनों कंडीशन फॉलो हो गए, तो हम 1 को एक रैशनल नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम 0 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस, 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटेन एज 0/1। दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, p एंड q दोनों इंटीजर हैं एंड ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि हम एक नेचुरल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सब के सब कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। ओके, अब इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, कोई बात नहीं, -2 आया तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है जो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, सो अब कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल number, a number that cannot be written, a number that cannot be written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, then the number is called an irrational number। ओके, तो उस नंबर को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो भी नंबर्स हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सेम कंडीशन है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं और आपको यूं ही याद हो जाए कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि √2 है, √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √2 है, √3 है। क्लास 9th में आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन होता है इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का। मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ।
एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट कर जाए या एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए, उस नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, एक और भी बात हमने पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो ना करे बट वो अपने आप को रिपीट करता रहे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1.010101, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट इसमें ये जो दो डिजिट्स है ना 01, ये 01 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहते हैं। और तीसरा एक कंडीशन था, एक ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं करे और जो रिपीट भी नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? सबसे बदमाश नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके, सो उन नंबर्स में ये नंबर आते हैं जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, वो नंबर्स नहीं टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो वो कभी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और कभी रिपीट भी नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए। पाई का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि पाई का 22/7 जो वैल्यू होता है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, so pi is also a non-terminating, non-repeating number. That's why pi is called irrational number. कुछ और भी ऐसे नंबर्स आप बना सकते हो जैसे कि 1.01, 001, 0001। ओके, ये नंबर देखो मैंने यहाँ ना डैश 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 नहीं लगाया। अगर डैश 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 नहीं लगाया मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग है, इसको मुझे रैशनल नंबर बोलना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पे डैश 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 लगा देता हूँ तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में आ गया, तो अब इसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, सो आपको थोड़ा सा नेचुरली याद रखना है कि जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये पाई है, और ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट भी नहीं करें, रिपीट भी नहीं करें, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। सो अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। और भी कुछ नंबर्स होते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा एक मिस्ट्री रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, जैसे कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव साइन आ जाए, जैसे √-1, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इमेजिनरी नंबर। ओके, रूट के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, -3, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डायग्राम से देखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। एक वेन डायग्राम आता है, इस वेन डायग्राम से समझेंगे, वेन डायग्राम। और इस डायग्राम से आप इजीली सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट ये जो सर्कल है ये होल नंबर्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट ये इंटीजर्स का कलेक्शन है। इंटीजर्स को हम कैसे शो करते हैं? जेड, नेचुरल नंबर n, W से होल नंबर, Z से इंटीजर्स, एंड देन कम्स रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, और कुछ नंबर्स जो बच गए इर्रेशनल नंबर, हम उसको T से डिनोट करते हैं। जो भी हमारे पास रियल नंबर्स है यही नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को मैं अलग रखा हूं क्योंकि वो इर्रेशनल है, और ये सब रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमारे पास जितने भी रियल नंबर है दुनिया में, वो सब रियल नंबर्स इसी पैकेट में आ जाएंगे, जिसमें कि ये सब रैशनल है एंड इर्रेशनल है। और इन्हीं रैशनल और इर्रेशनल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी ये जो बड़ा वाला पैकेट है आपके सामने, ये बड़ा वाला सर्कल है, एलिप्स है, ये आप इसके अंदर जितने भी नंबर्स है वो सब रियल नंबर्स है। अब बारी आती है कि रियल नंबर क्या होता है। सिंपल,
रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। एंड ये नंबर्स कहाँ गए, ये भी सब रियल नंबर ही है, क्योंकि हम नेचुरल होल इंटीजर्स इन सबको रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारे रैशनल और ये सारे इरैशनल, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर। ओके, डन। अब आते हैं क्लास 10 के मेन टॉपिक पे। ये अपना थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट था क्लास 9 का, मैंने आपको एक बार रिकैप करवा दिया। अब जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अपना एलसीएम एंड एचसीएफ पे बेस्ड है, जिसमें कि हम एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 भी करेंगे। ओके, बट उससे पहले एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, और एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या कहता है ये स्टेटमेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बार सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this prime factorization is unique except the order in which the prime factors occur। ओके, सो स्टेटमेंट ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड this factorization is unique except the order in which the prime factors occur। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक छोटा सा नंबर लेते हैं, है ना, 60 ले लेते हैं, 60 लेते हैं और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2 30 से जाएगा, देन अगेन 2 15 से जाएगा, फिर 3 से देते हैं 5 टाइम्स, फिर 5 से 1। तो आपने देखा कि हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 60 का, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर्स आए आपके पास। ठीक है, लेट सपोज कोई और भी करता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो आप ही कर रहे हो, आपके दिमाग में सबसे पहला नंबर 3 क्लिक किया, तो आपने 3 से स्टार्ट किया, 3 2 जा 6, एंड अब आपको 2 से करना ही पड़ेगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। ओके, सो आपने क्या लिखा है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लास्ट में 5 आएगा। तो आप देखो कि मैंने जो किया प्राइम फैक्टराइजेशन और आपने जो किया दोनों सेम ही है, केवल इनके फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हुआ। ओके, फैक्टर्स नहीं चेंज हुए हैं, केवल उनका ऑर्डर चेंज हुआ। मैंने 2 2 3 5 लिखा है, आपने 3 2 2 5 लिखा है। सो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दुनिया में कोई भी इंसान 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसके फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर सकता है, लेकिन उसके फैक्टर्स को नहीं चेंज कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार सोचते हैं कि इसका काम कहाँ आने वाला है। सो अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का काम आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम एंड एचसीएफ। सो सबसे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ को डिफाइन करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे,
फिर कुछ प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करके एंड करेंगे इस वीडियो का। ओके, तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप बचपन से या क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता क्या है, अब देखो हम कॉमन की बात कर रहे हैं ना, लीस्ट भी बोला मैंने सबसे छोटा, मतलब बड़ा भी हो सकता है, कुछ देखेंगे अभी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा हूं, कॉमन का बात कब होगा, जब एटलीस्ट 2 नंबर होंगे, है ना। एक नंबर में तो कॉमन का कुछ बात ही नहीं होगा। तो कभी भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर तो होते हैं, चाहे वो कैसे भी नंबर हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, चाहे प्योर नंबर ही क्यों ना हो, जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो, है ना। बट हमारे पास 2 नंबर रहेंगे, इसलिए मैंने कॉमन का बात किया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को सीखेंगे जो हमारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। होता क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ highest power of each prime factors. Okay, it is the product of highest power of each prime factors। और each prime factors का मतलब जो भी हमारे पास 2 नंबर है या 3 नंबर है, जितने भी नंबर है उनमें जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाता है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहला और बेसिक एग्जांपल है जो आपको समझने में हेल्प करेगा। तो 2 नंबर्स लेते हैं, एक नंबर है ए 6 है और एक दूसरा नंबर बी है 20। तो अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एंड 20 का भी करते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो अब हम लोग 6 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, एंड 20 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो बेसिकली हम जब भी एक फैक्टर बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको एज ए पावर फॉर्म में हम लिख देते हैं। जैसे 2 है ना, 2 टाइम्स आया तो इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें फैक्टर्स को कंपेयर करने में इजी पड़ेगा। ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 6 एंड 20 का। हम एलसीएम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलसीएम एंड उसके बाद 6, 20, ये दोनों नंबर्स को कॉमा डाल के ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स आए दोनों नंबर्स में, कौन कौन से फैक्टर्स आए। हम कॉमन फैक्टर नहीं देखेंगे, आई एम सेइंग सिंपली, मैं आपको कह रहा हूं केवल फैक्टर देखना है। सो यहाँ 2 है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी 2 है। तो इन 2 में इस 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है। तो यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इनटू, क्योंकि बोला था ना प्रोडक्ट, इस बात पे ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर एंड ईच प्राइम फैक्टर। तो ईच का मतलब हर एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। जैसे 2 कॉमन है, कोई बात नहीं चलेगा, कॉमन है तो और अच्छा बात है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। उसके बाद अब देखो यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, बट हमने बात किया था ईच प्राइम फैक्टर का और उसका हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। उसके बाद अगला जो फैक्टर है यहाँ 3 है, तो 3 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। अब इसका हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं और यही प्रोडक्ट आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम देगा। तो 2 का पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 जा 20 एंड 23 जा 60, ठीक है। तो 6 एंड 20 है, इसका एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और भी ध्यान देते हैं इस पे, थोड़ा इसको और एनालाइज करते हैं। सो एलसीएम ऑफ
6 and 20 is 60। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि बस 60 ही इसका एलसीएम है, बट इन दोनों का जो है ना एक मल्टीपल है, ये दोनों नंबर्स का क्या है, मल्टीपल है, और वो सबसे छोटा मल्टीपल है, वरना इसके खूब सारे मल्टीपल्स होंगे। 60 पहला मल्टीपल है 60, इन दोनों नंबर का पहला कॉमन मल्टीपल है 60, दूसरा क्या आएगा 120, तीसरा 180, वो 60 का टेबल चलता रहेगा। ये सारे नंबर्स है ना 6 और 20 के कॉमन मल्टीपल है, बट उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल है ना वो 60 है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ठीक है, यानी कि ये 6 के टेबल में भी आएगा और ये 20 के टेबल में भी आएगा। 6 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, 6 10 जा 60, 20 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम कुछ और भी लॉजिकल डिडक्शन निकालेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें काम आएंगे प्रॉब्लम्स को, एमसीक्यू को, या तो केस स्टडी को सॉल्व करने में। जैसे कि आप एक बात ध्यान दो, जैसे इन दोनों का एलसीएम 60 है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, इन दोनों का एलसीएम 60 है। ठीक है, तो आप देखो कि जो एलसीएम है 60 वो 6 से भी डिविजिबल है, और इसका जो एलसीएम 60 है वो 20 से भी डिविजिबल है। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स, और अगर दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं है मतलब वो उसका एलसीएम नहीं है। ये फाइंड करने का तरीका है, चेक करने का। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, HCF। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ओके, चलिए तो इसको पहले डिफाइन करते हैं कि HCF क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ध्यान देना आप लोग, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, देखो वहां एलसीएम में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट निकाला था, यहां भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वहां पे हाईएस्ट पावर निकाला था और यहाँ पे हम लोग लीस्ट पावर निकालेंगे। ध्यान देना आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे भी प्रोडक्ट था, यहाँ भी प्रोडक्ट है, वहां हाईएस्ट पावर था, यहाँ लीस्ट पावर था, वहां ईच प्राइम फैक्टर था, यहाँ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है। कॉमन पे ध्यान देना है, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का बात हो रहा है। ओके, अब वही वाला एग्जांपल पिक कर लेते हैं हम लोग, 6 and 20। अब हम लोग HCF निकालेंगे 6 and 20 का। ठीक है, तो सेम थिंग, वही वाली चीज है, फिर से 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एंड 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, एंड 5 1 जा 5। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 को 2 into 3 एंड 20 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 into 5। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है, HCF ऑफ 6, 20। तो अब क्या है, ये कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सो सबसे पहले हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर को ढूंढेंगे। सो हमारा यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही है, 2 है,
और उसमें भी यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो इसमें लीस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 6 और 20 का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, सो काफी इजी है, आपको और भी कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट एक थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे हम लोग LCM एंड HCF में। सो वापस उसी एग्जांपल को पिक करते हैं। अपना फर्स्ट नंबर था 6 और सेकेंड नंबर था 20। ओके, सो इसका LCM हमने क्या लाया था, आ, 60। LCM क्या था, 60, एंड HCF क्या था, HCF क्या लाए थे हम लोग, 2 लाए थे। तो आप है ना एक बार इन दोनों नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालो। ओके, सो क्या आएगा इसमें, 60 इंटू 2, 120 आ रहा। ओके, दोनों नंबर के LCM HCF का प्रोडक्ट क्या आ रहा, 120। अच्छा, अब है ना, अब हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते। पहले नंबर को हमने A बोला था और दूसरे नंबर को B बोला था, तो A इंटू B क्या आएगा, 6 इंटू 20, ये भी आ रहा 120। सो आपने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया कि कभी भी हम दो नंबर का बात करते हैं तो दोनों नंबर के HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट आता है वही प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का होता है। इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो LCM और HCF निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, सो यहां से एक रिलेशन आया, लेट सपोज अपने पास दो नंबर से A एंड B, सो HCF A एंड B into LCM A and B is equal to A into B। तो दो नंबर हैं, उनके LCM एंड HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो कई बार आपसे बोर्ड सवाल पूछता है, उसमें दो नंबर्स रहेंगे, उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट गिवन रहेगा, है ना, और इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर गिवन रहेगा, आपसे दूसरा नंबर पूछ लेगा। या फिर ऐसा भी होता, दो नंबर्स गिवन होंगे, उनका HCF दिया होगा तो हम LCM निकाल सकते हैं, या LCM दिया है HCF फाइंड कर सकते हैं। सो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ HCF एंड LCM। ठीक है, दो तीन प्रॉपर्टीज है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, अभी जस्ट हमने किया प्रॉपर्टी नंबर 1 कि दो नंबर्स हैं। पहला प्रॉपर्टी HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। और आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है, ये तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, ये केवल दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, A एंड B। तीन नंबर वाला रिलेशन अलग होता है, मैं आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है, जो दूसरा है, अब आपने एक बात गौर किया होगा कि कभी भी दो नंबर होता है उसका HCF, कभी भी दो नंबर की बात कर रहे हैं या तीन नंबर की बात कर रहे हैं, कितने भी नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो HCF है ना हमेशा ही LCM के बराबर होगा या तो छोटा होगा। ओके, HCF या तो LCM के बराबर होगा या तो छोटा होगा। अब छोटा तो अभी हमने देखा जस्ट कि दो नंबर से 6 एंड 20, उसमें उसका HCF 2 आ रहा था और LCM 60 आ रहा था, तो HCF LCM से छोटा था। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है कि दो नंबर्स के HCF एंड LCM इक्वल होंगे। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है अपने आप में
तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं 4 और 4 का बात कर रहा हूं, तो 4 और 4 दोनों इक्वल नंबर्स हैं, दोनों का HCF भी 4 होगा, LCM भी 4 होगा। सो दो नंबर्स का HCF और LCM तभी इक्वल होता है जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिख देते हैं, HCF इज इक्वल टू LCM व्हेन टू नंबर्स आर, टू और मोर भी कह सकते हैं, मैं सिंपली 2 के लिए लिख रहा हूं, व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये याद रखेंगे कि HCF होता है ना, वो हमेशा एक LCM का फैक्टर होता है, ठीक है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था 6 एंड 20 का HCF 2 था और इनका LCM क्या था, इनका LCM था 60। ओके, तो आप देखो क्या 2 60 का फैक्टर है, यानी कि क्या 2 60 को कंप्लीटली डिवाइड दे रहा है, यस ऑफ कोर्स ये डिवाइड दे रहा है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 60। सो आपको ध्यान में रखना होगा HCF हमेशा एक LCM का फैक्टर होता है। ओके, सो यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट का पार्ट था। आई होप आप समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो वीडियो को वापस देखो, थोड़ा बैक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा।